हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में शनि ग्रह के चारों ओर कितने नए चंद्रमा की खोज की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा 128 नए चांद की खोज की गई है नए शनि ग्रह के चारों ओर। खगोलविदों ने शनि ग्रह के चारों ओर 128 नए चंद्रमा की खोज की है, जिससे अब इसकी कुल संख्या बढ़कर 274 हो गया है। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य से छठा ग्रह है। यह सूर्य से छठा, वह सूर्य से जो है वो छठे स्थान पे, पहले स्थान पे होता है बुध, मरकरी, दूसरा स्थान पे होता है शुक्र, तीसरे पे होता है पृथ्वी है, चौथे पे है मंगल ग्रह, पांचवें पे है बृहस्पति और छठे स्थान पे आता है शनिवार, सातवें पे आता है अरुण और आठवें पे आता है वरुण। तो ये कुल 8 जो है ये ग्रह है जो सौर मंडल, जो सौर परिवार का हिस्सा है। और दूसरे सबसे बड़ा हो जाता है शनि ग्रह हो जाता है, और सबसे बड़ा जो ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह होता है। इसे याद रखेंगे। शनि ग्रह क्या है? ये एक गैसों का भंडार है, जिसे गैस जायंट भी कहा जाता है। और इसके आकार जो है पृथ्वी से 9 गुना ज्यादा चौड़ा है इसके आकार। शनि ग्रह सूर्य के 9.6 खगोल इकाइयों से दूर है, अर्थात एक खगोलीय इकाई कहा जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है एक खगोलीय इकाई। तो सूर्य से 9.5 खगोलीय इकाई दूर है, मतलब जो जितना पृथ्वी की दूरी है उससे 9.5 गुना अधिक सूर्य से दूरी पे है। अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम से ये बना हुआ है। ये इसका सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह यहाँ पानी में, मतलब ये यहाँ पे डेंसिटी है सबसे कम पाया जाता है शनि ग्रह में। शनि ग्रह की चंद्रमा प्रणाली में कुल चंद्रमा 274 है। हाल ही में 128 नया खोज किया गया और सबसे बड़ा चंद्रमा को टाइटन कहा जाता है। इसे याद रखेंगे। शनि ग्रह पे जो सबसे बड़ा चंद्रमा है उसे टाइटन नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नए पहचाने गए 128 चंद्रमाओं के आधिकारिक रूप से अनुमोदित, अर्थात इसे रेक्टिफाई कर दिया है। वही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था और यह मिशन अनुसंधान, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना और उसका सुरक्षा करना है। इसके मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और ये शासन कैसे करता है ये देख सकते हैं। उसके बाद भारत भी इसका एक सदस्य के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का भारत भी एक सदस्य है। अगला सवाल है, नैनी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह उत्तराखंड में स्थित है नैनी झील। चलिए देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। नैनी झील, जिसका जल स्तर 4.7 फीट दर्ज किया गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे नीचे स्तर पे आ गया है, जिससे गर्मियों के मौसम में इससे पहले पेयजल की कमी के लेकर चिंता जताई जा रही है। यह नैनीताल उत्तराखंड में 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक गुर्दे के आकार के रूप में है, अर्थात एक किडनी के आकार के रूप में ये झील है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसका खोज सर्वप्रथम 1839 में ब्रिटिश व्यापारी पी बैरन के द्वारा किया गया था। इसके सतह क्षेत्र के दृष्टि के हिसाब से उत्तराखंड की तीसरा सबसे बड़ा झील है। इसे याद रखेंगे। यह मल्लीताल उत्तर में और तल्लीताल दक्षिण के बीच एक पुल से जुड़ा हुआ ये झील है। 2024 में इस शहर के 76% पानी की मांग सिर्फ यह नैनी झील के द्वारा किया गया था। तो इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसे हम समझ सकते हैं कि पिछले साल ही 76% जो पानी का मांग था पूरे शहर में सिर्फ एक झील से दिया गया था। इसीलिए झील के जो सूखने पे और पानी की जो स्तर है कम हो रही है, इस पे ये चिंता जताया जा रहा है। और जल संकट का कारण है कि यह पिछले सर्दियों के महीने में बर्फबारी कम होना और वर्षा की कमी होना, ये दोनों वजह से जल संकट ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, खासकर पहाड़ियों क्षेत्रों में। अगला सवाल है, मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह हरियाणा में स्थित है। मिताथल और तिगराना हड़प्पा सभ्यता। चलिए देखते हैं न्यूज में। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में 4400 वर्ष अधिक पुरानी हड़प्पा सभ्यता को 2 स्थलों को संरक्षण स्मारक और पुरातात्विक स्थल के रूप में घोषणा किया है। इन्हें हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है। मिताथल साइट के बारे में जानते हैं। यह स्थल की खोज पहली बार 1913 में हुआ था, जब गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के सिक्कों का एक भंडार यहां मिला था। 1965 से 68 के भी इसी स्थल पर मोती और तांबे के उपकरण पाए गए, जिससे आद्य ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुआ। और मिताथल नगर नियोजन, वास्तुकला और कला एवं शिल्प में हड़प्पा परंपरा को भी दर्शाया गया। तब से यह कहा गया कि यह साइट हड़प्पा सभ्यता का ही हिस्सा है। इसे याद रखेंगे। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन के अच्छी तरह से जले हुए मजबूत लाल रंग के थे, जिन पर पीपल के पत्ते, मछली के तराजू, अन्य ज्यामितीय डिजाइन वाले काले रंग से रंगे गए थे। ये सब प्राप्त हुआ। अनेक प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुआ, जैसे मोती, चूड़िया,
टेराकोटा, साथ ही पत्थर, शंख, तांबा, हाथी दांत, हड्डी की वस्तुएं भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है मिताथल साइट से, जो हरियाणा में। अगला है ये तिघराना स्थल। तिघराना स्थल जो है ये हड़प्पा काल के बाद अवशेष क्षेत्र में मानव निवास के विकास और निरंतरता पर प्रकाश डालता है, मतलब उसके बारे में बताता है। और ताम्र पाषाण काल के कृषक समुदाय मूलतः 2400 ईसा पूर्व इसके आसपास रहे। तो ये तिघराना स्थल जो है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद के बारे में जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसके बारे में बताता है। ये प्रारंभिक निवास, जिन्हें अक्सर सोथियन के नाम से जाना जाता है, चांग, मिताथाल, तिघराना, अन्य स्थानों पर मिट्टी एवं ईंटे के बने साधारण छप्पर वाले घर भी पाए गए। तिघराना में पूर्व सिसवाल, पूर्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बना दिया गया है। अगला सवाल है, आयातित माल के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में किस प्रकार के टैरिफ लगाया जाता है? विच टाइप ऑफ टैरिफ इज लिवाइड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इम्पोर्टेंट गुड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा यह एड वैलोरम टैरिफ, अर्थात मूल्य अनुसार टैरिफ लगाया जाता है। एक वो उस पे जो वस्तु आयात किया गया उस पे एक निश्चित प्रतिशत के रूप में, उसे बोलते हैं मूल्य के अनुसार टैरिफ लगाना। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है इस तरह का टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी आयातों पर 10% बेसलाइन शुल्क और भारतीय निर्यात पर 27% सहित अन्य देशों से भी टैक्स, रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की घोषणा कर दिया है 2 अप्रैल 2025 से। टैरिफ क्या है? टैरिफ एक ऐसा कर है जो सरकार के द्वारा आयातित अर्थात इंपोर्टेड वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, जिसे विदेशी व्यापार को विनियमित करने और घरेलू उद्योग को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रक्षा करने के लिए इस तरह के सीमा शुल्क लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ के प्रकार कितने पर होते हैं देख लेते हैं। पहला आता है मूल्य अनुसार टैरिफ, जिसे एड वैलोरम टैरिफ भी कहा जाता है। वस्तु के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है, जैसे आयातित वाहनों पर 10%। दूसरा होता है स्पेसिफिक टैरिफ, यह होता है प्रति इकाई एक निश्चित राशि के रूप में लिया जाता है। जैसे बोला जाता है $5, जैसे एग्जांपल है कि $5 हम प्रत्येक किलो चीनी पे $5 हम प्राप्त करेंगे टैक्स के रूप में, तो वो हो जाएगा विशिष्ट टैरिफ, एसएफएस टैरिफ हो जाएगा। तीसरा होता है मिश्रित कंपाउंड टैरिफ, इसमें जो है मूल्य अनुसार टैरिफ और विशिष्ट टैरिफ दोनों को मिलाकर, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उसे ही कहते हैं कंपाउंड टैरिफ। तीसरा होता है एंटी डंपिंग टैरिफ, ये होता है स्थानीय उद्योग को रक्षा के लिए उचित बाजार मूल्य से कम पर बेचने वाले सामानों पर लागू किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि अगर अमेरिका से कार आ रहा है 100 रुपया में, मान लीजिए अगर 100 रुपया अमेरिका के कार का दाम है, लेकिन भारत में जो कार प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 रुपया उसको प्रोडक्शन में होने में हो रहा है और अमेरिका यहाँ ला करके बेच रहा है 100 रुपया में। तो इस तरह के प्रोडक्ट को, ताकि भारत के कार कंपनी को नुकसान ना हो, तो जो अमेरिका से आ रहा है उस पर हम लगा देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, ताकि उसका मूल्य बढ़ जाए, एक कंपटीशन लेवल बन जाए। वही चौथे नंबर पे होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिन्हें सब्सिडी विरोधी ड्यूटी के रूप में भी जाना जाता है। और छठे पे होता है रेसिप्रोकल, ये होता है टिट फॉर टैट, जैसे जैसों को तैसा, अगर तुम 10% लगाओगे तो हम भी 10% लगाओगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति फिलहाल यही कर रहा है कि सारे देश को बोला भाई तुम्हारा सामान तो इतना महंगा आ रहा है मेरे यहाँ, तो हम भी तुम पे लगाएंगे टैरिफ, टैक्स लगाएंगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि तुम 10 लगाओगे तो हम 10 लगाएंगे, तुम जो करोगे हम वो करेंगे। इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नए अमेरिकी नीति के तहत भारत को 27% रेसिप्रोकल टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, और जिससे फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो वस्त्र है जैसे निर्यात भारी उद्योगों बाजार में पहुंच के कम पहुंचेगा, जिसके इसको दिक्कत होगा, इस तरह के बाजारों को, इस तरह के बिजनेस को जो भारत में उसे दिक्कत होगा। अगला सवाल है कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला देश बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा हंगरी। हंगरी जो है इंटरनेशनल कोर्ट से हटने के लिए पहला यूरोपीय देश बन गया, जिसका घोषणा किया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने 3 अप्रैल 2025 को घोषणा किया है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट रहा है, और हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है जिसकी स्थापना 2000 में हुआ था। इस तरह से ये हंगरी इस तरह से हटने की घोषणा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू, वो जाने वाला है विजिट करने हंगरी में, और दोनों का संबंध अच्छा है। और अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है वो प्रधानमंत्री, इजरायली प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे चुका है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर वो जाएगा वहां हंगरी में तो हंगरी को वो एक जिम्मेदार हो जाएगी, एक दायित्व हो जाएगी कि इसको गिरफ्तार करना, तो उसको गिरफ्तार ना करे, इस वजह से ये खुद को अपना आईसीसी से अलग कर रही है, दिखाने के लिए कि ये इसका कोई काम नहीं है, ये राजनीतिकरण करता है, ऐसा करता है। लेकिन मेन मकसद है कि भाई हंगरी में जैसे ही जाएगा प्रधानमंत्री इजराइल का, ताकि वो उसको गिरफ्तार करना होगा, दायित्व बनता है, तो उस गिरफ्तार ना करे उस डर से इसे बाहर हट रहा है।
आईसीसी का संस्थापक सदस्य भी है और 1998 में रोम संधि पर हस्ताक्षर भी किया था। इसके नाते हंगरी पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू गिरफ्तार करने का दायित्व बनता था, लेकिन जब यह हटने का ऐलान कर दिया तो इस पर कोई तरह का दायित्व नहीं बनता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 1998 के रोम संधि के प्रावधान के अंतर्गत 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। आईसीसी का स्थापना नरसंहार, युद्ध अपराध, आक्रमण और मानव के विरुद्ध अपराध के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विपरीत आईसीसी ये संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, इसे याद रखेंगे। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग है जो देशों के बीच विवादों को सुनवाई करता है। आईसीसी में स्वतंत्र अभियोजन मामला दर्ज कर सकता है। यह इसका सदस्य हंगरी जो है सहित 125 देश इसका सदस्य है। हंगरी के साथ जब हंगरी हट जाएगा तो 124 हो जाएगा। भारत, रूस, अमेरिका, चीन, यूक्रेन अन्य जो प्रमुख देश आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसे याद रखेंगे। इसके मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में इसकी मुख्यालय है। आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड में। हंगरी के बारे में जानते हैं। यह एक लैंडलॉर्ड कंट्री, इसे देख सकते हैं। यह हंगरी पूरा एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, पूरी तरफ से स्थलरूढ़ है, देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पे कोई का पानी का कोई जुड़ाव नहीं है, किसी भी महासागर या सागर से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके उत्तर पूर्व में है यूक्रेन, पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया है। वही दक्षिण पश्चिम में स्लोवेनिया है, पश्चिम में ऑस्ट्रिया है और उत्तर में है स्लोवाकिया। ये टोटल 7 देशों से घिरा हुआ एक देश है। इसकी राजधानी है बुदापेस्ट और इसकी यहाँ की मुद्रा को बोलते हैं फोरिंट। हंगरी की मुद्रा को फोरिन बोला जाता है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है विक्टर ओर्बन, इसे याद रखेंगे। यह यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का यह सदस्य देश भी। अगला सवाल है, रोंगाली बिहू त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह असम में मनाया जाने वाला त्योहार है रोंगाली बिहू त्योहार। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल 2025 के मध्य में पूरे असम में मनाया जाएगा, जो असमिया के नव वर्ष, नए साल और कृषि मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय बिहू है जो असमिया नव वर्ष की शुरुआत करता है और बसंत के आगमन का जश्न भी मनाता है। रोंगाली शब्द रोंग से निकला हुआ जिसका अर्थ होता है खुशी और उत्सव। यह त्योहार असमिया समाज के समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है और वह उत्सव के दौरान महिलाएं पारंपरिक पाट एवं रेशम सूती मेखला चादर पहनता है। स्नेह और सम्मान के प्रतीक रूप में पारंपरिक असमिया तौलिया गमछा, जिसे बिगुवान भी कहा जाता है, इसके आदान प्रदान भी करता है। अगला सवाल है, 2025 में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे थाईलैंड के द्वारा किया जा रहा है 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी। चलिए देखते हैं न्यूज में है। भारत के प्रधानमंत्री 3 अप्रैल 2025 को 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के भाग लेने के लिए थाईलैंड में 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य है कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जिसमें व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। 2025 का थीम है प्रोस्पेरस, रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, इसे याद रखेंगे। बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बंगाल की खाड़ी से लगे देशों के बीच तकनीक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक क्षेत्रीय समूह के रूप में यह कार्य करता है। बिम्स्टेक इसकी स्थापना 6 जून 1997 के बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था। पहले इसका नाम था बिस्ट-इक अर्थात बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर 97 में बैंकॉक में एक विशेष मंत्री स्तर के बैठक के दौरान इसका नाम बदल के बिम्स्ट-एक कर दिया गया, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1998 में नेपाल इसका पर्यवेक्षक देश बना और फरवरी 2004 को नेपाल और भूटान पूर्ण सदस्य बन गया और 2004 में इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। तो बिम्स्टेक का पहला नाम कुछ और था, लेकिन इसे 2004 में इसे नाम बदल किया गया बिम्स्टेक। इसका मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश में 2014 से। इसका 7 सदस्य देश है। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 7 कुल देश है बिम्स्टेक के। और इस 7 देश को अल्फाबेटिकली जो है बारी बारी से सबको इसको सम्मेलन करने का ये अधिकार मिलता है। इस सम्मेलन शिखर सम्मेलन करने के प्रेसिडेंसी प्राप्त होती है अल्फाबेटिकली, इसे याद रखेंगे। बिम्स्टेक के उद्देश्य है कि बंगाल के खाड़ी सटे देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और शैक्षिक साझेदारी को भी सक्षम साझेदार बनाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए प्रीवियस करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। पहला करंट अफेयर्स था, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बिहार राज्य करने वाला है 2025 का एशिया कप हॉकी।
अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है वर्तमान में निजी सचिव के रूप में पीएमओ में। अगला सवाल है, भारत के किस देश के सहयोग से अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कर रहा है? भारत और अमेरिका मिलकर करता है प्रत्येक साल टाइगर ट्रम्प। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी? इसका सही जवाब होगा शर्ली बोचवे बनी है पहली अफ्रीकी महिला कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का। अगला सवाल है, शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे से दिया गया? इसे दिया गया है 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 2025 में शिक्षा और पोषण एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल 2025 का वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा या यूनेस्को के द्वारा ये जारी किया गया रिपोर्ट है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।